हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। चैप्टर 13 अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में आपका स्वागत है। देखिए, आज के इस क्लास में हम 368 के बारे में बात करेंगे। देखिए, 368 को सबसे ज्यादा सुप्रीम कोर्ट वर्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट कब चलाया जाता है? जब फंडामेंटल राइट की बारी आती है, क्योंकि फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 13, आर्टिकल 32 और एक आर्टिकल 226, ये तीन आर्टिकल आपके लिए काम करते हैं। इन आर्टिकल में क्लियरली दिखा दिया जाता है कि भाई आप अगर कोई भी चीज करते हैं तो रिट का अधिकार है, उसके थ्रू हम आपको कोड कर सकते हैं। तो अमेंडमेंट का प्रोसीजर क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे किस तरह करा जा सकता है, क्या कॉन्सेप्ट है, रियल में इसको फॉलो कैसे करना है, इन सब के बारे में कुछ बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। तो आइए से स्टार्ट करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 368 पार्ट 20 में डाला गया है, जो ये पावर देती है कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को किस तरीके से अमेंड कर सकती है। वो इसको छोड़कर और कोई बात नहीं करती। ये बताती है पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन की पावर को यूज कर सकती है, अमेंड कर सकती है, कुछ भी कर सकती है ना, प्रोसीजर के पर्पस को फॉलो करके। पर पार्लियामेंट कुछ भी अमेंड करे, पर बेसिक स्ट्रक्चर, आधारभूत ढांचा कॉन्स्टिट्यूशन का नहीं बदल सकती। ये केशवानंद भारती केस 1973 में बोला गया। कई बार हम इसके बारे में भी बात कर चुके हैं, बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्रिन के बारे में भी लास्ट लेक्चर तक हम लोगों ने बात की है। तो आप उसको अगर दोबारा देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट को कह दिया गया कि आप सब कुछ बदल दीजिए, पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन आपका है, आप उठा के चेंज कर दीजिए, हमें कोई प्रॉब्लम। पर जहां पर बेसिक स्ट्रक्चर की बात है, जब कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमर्स ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो उन्होंने कुछ आइडियोलॉजी डाली होंगी। उन आइडियोलॉजी को आप नहीं बदल सकते, उनकी उन विचारधाराओं को नहीं बदल सकते, उस फिलोसफिकल लुक को नहीं बदल सकते। अगर आप उसको चेंज करते हैं तो प्रॉब्लम है। तो उन्होंने कहा ये हम नहीं चेंज होने देंगे। 368 दो तरीके के अमेंडमेंट को बताता है। ठीक है, ये कहता है कि एक स्पेशल मेजोरिटी पार्लियामेंट की होगी, है ना, इसे रेक्टिफिकेशन हो सकता है। और दूसरा आर्टिकल ये है कि सिंपल मेजोरिटी से पार्लियामेंट कर सकता है। तो एक सिंपल मेजोरिटी से, एक स्पेशल मेजोरिटी से, ये दोनों करा जा सकता है। और कॉन्स्टिट्यूशन में 368 को तीन तरीके से अमेंड किया जा सकता है। पहला सिंपल मेजोरिटी से, जिसमें आपको सिर्फ एक सिंपल मेजोरिटी की बात होगी। दूसरी में स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होगी। तीसरी में स्पेशल मेजोरिटी स्टेट लेजिस्लेचर। यहाँ पर क्या है, कोई भी एक्ट जैसे बदल सकते हैं, आपको किसी की जरूरत नहीं, आप सीधे बदल लेंगे। यहाँ पर आपको सीट्स में जरूरी होगी। जैसे यहाँ पर कहा गया कि जितने प्रेजेंट मेंबर्स हैं उनका 51% वोटिंग कर दे। यहाँ पर कहा गया टोटल 2/3 वोटिंग चाहिए टोटल मेंबर्स की। यहाँ पर कहा गया कि पार्लियामेंट से भी पास होना चाहिए 51% के साथ, और उसके बाद स्टेट लेजिस्लेचर में भी जितने हैं उसका 51% चाहिए। इसका मतलब हो गया जैसे आपके पास 28 स्टेट है, अगर 15 स्टेट ने बोल दिया तो वो चीज पास मानी जाएगी। तो तीन तरीके के प्रोसीजर होते हैं जिससे अमेंडमेंट किया जा सकता है कॉन्स्टिट्यूशन का। 368 ने जो पावर दी है, पहली है नॉटविथस्टैंडिंग एनी दिस पार्लियामेंट में एक्सरसाइज दिस कॉन्स्टिट्यूएंट पावर टू अमेंड एनी वेरिएशन। ठीक है, कुछ भी बदल सकता है प्रोसीजर ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग, वो जो चाहे वो कर सकता है, अपने परमिशन के अकॉर्डिंग वो कर सकता है। अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में होगा तो एक बिल लाया जाता है, उस बिल को पार्लियामेंट में लाया जाता है, उस बिल को पास किया जाता है मेजोरिटी के साथ। जितने लोग होते हैं उसका 2/3 हमें प्रेजेंट मेंबर्स का चाहिए होता है। फिर प्रेसिडेंट के पास पहुंचाया जाता है, पर प्रेसिडेंट के पास इस चीज का अधिकार नहीं है कि वो उसमें कोई भी चेंज करा है उसको उसको पास करना पड़ेगा। अगर आर्टिकल 54, 55, 73, 162, 241 और 279 ए की बात नहीं है। चैप्टर 4, चैप्टर 5 का पार्ट 4, चैप्टर 1 का पार्ट 9, उसके बाद 7 शेड्यूल से रिलेटेड कोई चीज नहीं है। ठीक है, और उसके बाद रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट का पार्लियामेंट में नहीं है। तो प्रोविजन इस आर्टिकल में जो भी रिक्वायर रेक्टिफाई होता है उसको लेजिस्लेशन जब रेक्टिफाई करती है, ठीक है, तो वहां पर क्या है कि 1/2 टोटल जो रेजोल्यूशन है उसका 1/2 भाग के लोग आएंगे, तभी ये प्रोविजन जो होगा, ये अमेंडमेंट बनेगा और फिर ये प्रेसिडेंट के पास जाएगा और प्रेसिडेंट इसको फिर फॉलो करेंगे। इसके बाद इन्होंने यहाँ पे आर्टिकल 13 आपको बताता है लॉज के बारे में। तो यहाँ पर कहा गया आर्टिकल 13 इस अमेंडमेंट में, है ना, कोई भी काम नहीं करता, अप्लाई नहीं किया जाएगा। जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किए जाते हैं पार्ट 3 में डाला गया। तो पहली चीज यहाँ पर अमेंडमेंट जब किया जाता है तो कैसे है, आर्टिकल ने मार्जिनल हेडिंग दिया पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन प्रोसेस। इसके बाद एक क्लॉज नया इन्होंने ऐड कर दिया था अमेंडमेंट के द्वारा, कोई भी चीज जो कॉन्स्टिट्यूशन एक्सरसाइज करता है पार्लियामेंट के थ्रू, जो प्रोविजन बनाता है, वो प्रोसीजर होगा और उसको आप चेंज नहीं कर सकते।
आर्टिकल 13 को इससे कोई लेना देना, क्योंकि प्रोसीजर ऑफ लॉ है, तो ये आर्टिकल जो भी ले डाउन करेगा उसको आप चैलेंज नहीं कर सकते। तो आर्टिकल 13C कहता है कि जो ये लॉज नहीं है, ये क्या है, ये अभी भी इम्प्लीमेंटेड है। यहाँ पर कहा ये कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज है, ये लॉ या लॉज में नहीं आते, ना पोस्ट ना प्री, तो इसको आप आर्टिकल 13 के थ्रू अमेंडमेंट में नहीं ले जा सकते। तो इसके बाद ओल्ड आर्टिकल जो था, अब वो आर्टिकल 368(2) है, कि डिस्क्रिमिनेटरी है, प्रेसिडेंट के पास जाएगा तो उसको इसे पास करना ही पड़ेगा, ये ऑब्लिगेटरी है कि उनको इसको पास करना ही करना। इस आर्टिकल का जो अमेंडमेंट आएगा उसका एसेंट उन्हें देना पड़ेगा, उसको मना नहीं कर सकते। आर्टिकल 368 में 24th एंड 42nd अमेंडमेंट हुआ था 71 और 76 में, जिसमें बहुत कुछ बदला गया। तो देखिए 368(2) जो था ये ओरिजिनल टेक्स्ट है जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया था, प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट। इसके बाद 368(1) एंड 3 डाला गया, 24th अमेंडमेंट है। और ये क्यों डाला गया था, गोलकनाथ केस हुआ था जिसमें कहा गया था कि भाई फंडामेंटल राइट को आप चेंज नहीं कर सकते, और लॉ आप भी चेंज करते हो तो ये आर्टिकल 13 में आएगा। तो इन्होंने इसे ओवररिल किया इसके इफेक्ट को, और इंसर्ट कर दिया 1 और 3rd इंसर्ट कर दिया। और उसके बाद फिर जब दोबारा केशवानंद भारती केस आया तो उसके बाद फिर इन्होंने 368 में 4th और 5th डाल दिया, जिसको बाद में नॉर्मन के केस में फिर से, मिनर्वा मिल केस में इसको फिर से कैंसिल किया गया, और यहाँ पर अब बता दिया गया कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन को आपने वायलेट किया है तो ये दोनों पार्ट आपके वैलिड नहीं है, इनको हटा दिया जाएगा। ये चीजें यहाँ पर हुई। 368 में अमेंडमेंट जब होता है तो उसमें कुछ नहीं करना, पहला ये है कि कोई भी बिल जा सकता है इंट्रोडक्शन के लिए, पार्लियामेंट में किसी भी हाउस में जा सकता है, कोई भी मेंबर ला सकता है। इस हाउस में से किसी मस्ट पास देन दिस ईच हाउस, मेजोरिटी होनी चाहिए, टोटल मेंबर जितने आए हैं वो 2/3 से नीचे नहीं होने चाहिए मेजोरिटी के, वो आएंगे वोटिंग करेंगे पास हो जाएगा। बिल पास होगा, मेजोरिटी रिक्वायर होगी, फिर ये प्रेसिडेंट के पास जाएगा और प्रेसिडेंट इसमें साइन मार देंगे और ये बिल फिर एक्ट में बदल जाएगा। ध्यान रखिए जरूरी नहीं बिल संसद से पास ही हो, कभी कभार कई बिल ऐसे हैं जो संसद में जाते हैं पर पास नहीं होते। मेजोरिटी अमेंडमेंट ये रहा हमारे यहाँ, जो हमारे यहाँ लागू होता है वो ये और यहाँ तक है, ये हमारे यहाँ नहीं है, एब्सोल्यूट और इफेक्टिव मेजोरिटी नहीं है। यहाँ पर क्या होगा, टोटल मेंबर्स जितने हैं हाउस के उसके 50% आएंगे तब होगा, और 50% से ऊपर आएंगे और वो स्ट्रेंथ ऑफ द टोटल पॉपुलेशन की होगी उसमें, और वो वोट करेंगे तो होगा। बाकी हमारी कंट्री में जो चलता है वो कंसेंट हाफ चाहिए, 51% भी वोटिंग अगर हमें मिल जाती है तो हम यहाँ पे स्पेशल मेजोरिटी में भी अपनी चीजें कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ ये और ये चलता है, ये तीन हमारे यहाँ चलते हैं, ये हमारे यहाँ नहीं चलता। बाकी मेरे बारे में डिटेल है, आप इंस्टाग्राम और बाकी जो चीजें चाहें वो फॉलो कर सकते हैं। चलिए लेक्चर को आगे कंटिन्यू करते हैं। हर एक हाउस में बिल सेपरेटली जाएगा, हर एक हाउस उसमें एग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट दे सकता है, सारी चीजें कर सकता है। ज्वाइंट सिटिंग का कोई प्रोविजन नहीं है, आप ये चाहें कि अगर बिल में कोई डाउट है तो ज्वाइंट सिटिंग होगी, ज्वाइंट सिटिंग नहीं होगी। अगर स्पेशल मेजोरिटी की बात है तो आप उसे फॉलो करिए, नहीं करते तो नहीं करेंगे। इसमें कोई अमेंडमेंट होता है, रेक्टिफाई होता है, अगर दोनों में से कोई भी उसमें प्रेजेंट है, वोटिंग करता है, मेजोरिटी मिल जाती है, पास होता, नहीं मिलती, बिल रह जाता है, एक्ट में नहीं बदलता। इससे लेजिस्लेचर इस बिल को फिर प्रेसिडेंट के पास ले जाती, प्रेसिडेंट इस बिल को है ना होल्ड भी नहीं कर सकता, रिटर्न भी नहीं कर सकता, ये इसको पास करेगा और ये जैसे ही पास करेगा इसे एक्ट बना दिया जाएगा। सिंपल मेजोरिटी से आप किसी नए स्टेट को एडमिशन करना है, फॉर्मेशन करना है, एबोलिशन करना है, सेकंड शेड्यूल में चेंज करने हैं, तो ये सारी लिस्ट दी गई है, ये आप एक बार स्क्रीनशॉट लेके रीड कर लीजिएगा, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि आपको पढ़ाना। स्पेशल मेजोरिटी में फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसके लिए आपको स्पेशल मेजोरिटी पार्लियामेंट की चाहिए होती है। इसके बाद स्टेट के साथ इनका कंसेंट चाहिए होता है, बहुत सारी ऐसी चीजें जिसमें स्टेट की जरूरत पड़ती है, जैसे प्रेसिडेंट का इलेक्शन में स्टेट और सेंट्रल दोनों साथ में होती हैं, तो ये एग्जीक्यूटिव पावर यूनियन स्टेट की, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का कोई डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्ट्रीब्यूशन लेजिस्लेशन पावर का है, जीएसटी है, 7th शेड्यूल में कोई चेंज है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट इन पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट का जो अमेंडमेंट एक्ट का प्रोसीजर है 368, इन सबको कंसेंट के साथ ही आप चेंज कर सकते हैं, वरना नहीं चेंज कर सकते। तेरे 368 की अमेंडेबिलिटी में क्वेश्चन भी आते हैं, पहला क्वेश्चन आया था कितने तरीके के प्रोसीजर अमेंडमेंट करने के, आज ही बच्चों से मैंने पूछा, तो वो 3 वेज हैं, ये आप ध्यान रखिएगा, इसको नहीं बदल सकते, ये जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है तो इसी को रखेंगे। तो ऐसे ही सिंपल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, केशवानंद भारती केस पूछा जा सकता है आपसे, गोलकनाथ केस पूछा, मिनर्वा मिल केस, नॉर्मन केस, ये सारे केसेस आपसे पूछे जाएंगे और कुछ नहीं, जो प्रीवियस टू प्रीवियस लेक्चर में हम कर चुके हैं। तो आपकी ये चीजें हो चुकी हैं, आप एक बार ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा। आपको कोई भी डाउट है तो आप प्लीज इंस्टा पे आके मुझे फॉलो करिए और मुझसे जो पूछना है पूछिए। आज के लिए इतना ही, लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक करिए, आपके पास पूरा अधिकार है। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू और टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।